गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज फिर से टॉपिक लेके आया है नासिज्म एंड द राइज ऑफ द हिटलर। उससे पहले आज का वर्ड है बिलीव एंड रिस्क। कोई भी काम करने से पहले सबसे पहले आपके अंदर बिलीव होना चाहिए। बिलीव जब रहेगा तभी आप रिस्क ले पाएंगे। तो बिलीव सबसे बड़ा चीज़ है। बिलीव के लिए ही रिस्क, आदमी जिसके अंदर विश्वास आ गया वो ऑटोमेटिक रिस्क लेगा और उस काम को करेगा। दूसरा बात कि कोई काम कर रहे हैं तो ये सोचिए खुद करना है। अगर कोई साथ नहीं दे रहा है तो खुद करिए, और उसको जिस दिन आपको यह है कि हम उस काम को कर सकते हैं, विश्वास आ गया कि आप खुद कर सकते हैं, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। यही वर्ड है, आदमी के अंदर यही जगाता है। हम लोग तैयारी के लिए 2 आदमी खोज रहे हैं, 3 आदमी नहीं। खुद जब ये आ जाएगा तो ऑटोमेटिक आप जिस दिन ये आ गया आप कुछ भी कर सकते हैं और रिजल्ट आप ला सकते हैं। ये 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है सफलता के लिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ाया आप लोगों को। मेरा पहला वीडियो में देखे होंगे कि हम नासिज्म द राइज ऑफ द हिटलर के बारे में पढ़ा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी का हार हुआ लैक ऑफ रिसोर्स की कमी के कारण। अमेरिका जब 1970 में आया, थोड़ा सा रिव्यू कर रहे हैं। 1970 में जब अमेरिका आया तो 1918 में जो है युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन युद्ध का मेन जो कारण, युद्ध में जर्मनी को बहुत क्षति करना पड़ा। मतलब एक समझौता करना पड़ा। आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे वर्साइल जिसको कहते हैं, ट्रीटी ऑफ वर्साइल, जिसमें जो एलाइज पावर था वो सभी जो है बोला कि तुम अपना जितना भी टेरिटरी है सब दो। पहला चीज़ वो मांग लिया, रिसोर्स मांग लिया। फिर सेना बोला कम करने जर्मनी को। फिर बोला कि वो उसका एक जगह था जर्मनी का राइनलैंड, माफ़ कीजिएगा, राइनलैंड जो जर्मनी का जगह था उसको भी वो कब्जा कर लिया। बोला ये भी दो, क्योंकि वो हार चुका था। और जो शक्तिशाली देश है, राजा जब हार जाएगा तो सारा तो मानना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। तो इस तरह से इसका नुकसान क्या हुआ, इसका जर्मनी पे क्या प्रभाव पड़ा। जर्मनी में उस समय 2 पार्टी था, प्रोविजन ऑफ ट्रीटी। ठीक है, अब देखिए कि जर्मनी में उस समय 2 पार्टी था। सबसे पहले तो हुमल्टिंग हुआ, मानव के लिए एकदम क्या बोल सकते हैं, दम घुटने वाला जो सौदा था जर्मनी को करना पड़ा, क्योंकि जर्मनी हार चुका था, सारा चीज को देना पड़ा। ठीक है, आगे बढ़ा रहे हैं हम। तो सबसे पहले क्या हुआ कि हुमल्टिंग, ठीक है, पहला पॉइंट। यानी कि वहां के लोगों के लिए, जर्मनी के लोगों के लिए कैसा था, ये बहुत ही अपमानजनक बोल सकते हैं। मतलब कि सारा चीज ले लिया, तो जर्मनी को कंगाल कर दिया था। जो एलाइज पावर था, एलाइज पावर आप लोगों को पता ही है, मेरा पहला वीडियो देख सकते हैं। दूसरा था कि हुमल्टिंग तो हो चुका था, और उस समय जर्मनी में 2 पार्टी था। वेमार रिपब्लिक था। वेमार रिपब्लिक में 2 पार्टी था, एक रिपब्लिक पार्टी, ओपोनियन पार्टी। तो जो रिपब्लिक पार्टी था वही ना हस्ताक्षर किया था। तो लोस्ट faith by the lost faith by the Germany people। ठीक है, 2 बात हो गया, क्लियर है। इसमें एक बात था जो हम लोग को जानना है कि जो वेमार रिपब्लिक था, एक मिनट, तो देखिए जब ट्रीटी का समझौता हो गया तो उसमें जो शर्त रखा था जर्मनी में उसमें 2 पार्टी था। एक तो था आपका रिपब्लिक और एक था अपोनियन पार्टी। ठीक है, तो ये तो खैर पीपल लोगों के लिए बहुत गलत हुआ था कि सारा चीज़ उसका ले लिया था। जर्मनी का सारा जो रिसोर्स था वो एलाइड पावर ले लिया था। पीपल लोग बहुत नाराज थे, जर्मनी के लोग। तो बीमार रिपब्लिक जो थे वो एक सभा था, पढ़ाए थे इसके बारे में, असेंबली था। और ये वहाँ बीमार रिपब्लिक में जो रिपब्लिक पार्टी था वो सारा समझौता कर लिया। तो वहाँ का जर्मनी का जो लोग था
वो विश्वास खो दिया, बीमार रिपब्लिक को क्या कहा। और ये जो बीमार रिपब्लिक का जो साइन हुआ था ये नवंबर महीना में हुआ था, नवंबर में हुआ था, इसीलिए इसको हम लोग नवंबर क्रिमिनल्स कहते हैं। अब बोलिएगा नवंबर क्रिमिनल्स, अगर आपसे पूछा कि नवंबर क्रिमिनल्स क्यों कहते हैं, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि टीटी का समझौता जब हो गया तो टीटी के समझौते में जब वहाँ के जो रिपब्लिक पार्टी था वो सारा चीज़ साइन कर दिया, ठीक है, और जो अपोजिशन पार्टी था उसका भी ये विश्वास खो दिया। रिपब्लिक पार्टी जो दो पार्टी था जर्मनी में, तो जो अपोजिशन पार्टी था वो बहुत गुस्सा आ गया। क्यों? क्योंकि वो ऐसा सोच रहा था, उसको क्रिमिनल्स इसलिए कहा क्योंकि जर्मनी को वो ऐसा मानता था कि जर्मनी का जो सेना है वो लड़ सकता था, वो अपने को बचा सकता था, लेकिन लोगों ने ऐसा नहीं किया, लोगों ने हार मान लिया। तो जो अपोजिशन पार्टी था इसका विरोध कर रहा था, तो उसने जो था नवंबर, इसीलिए इसका नाम, ये नवंबर के दिन में सब टीटी समझौता हुआ था, साइन हुआ, इसलिए नवंबर के दिन में, इसलिए इसे नवंबर क्रिमिनल्स कहते हैं। क्रिमिनल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि अपोजिशन पार्टी जो था इसको क्रिमिनल कहा था, ठीक है। और ये हुआ था 1918 में, ठीक है, और क्लियर है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। और इसको ये जो समझौता हुआ था इसको सपोर्टिंग मतलब दम घुटने वाला समझौता, क्योंकि ये जर्मनी के लोगों के लिए दम घुटना क्या, उसे कंगाल करना हुआ था, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए। एक बात और है, बहुत किसी के मन में होगा कि सर बीमार रिपब्लिक हम पढ़ाए हैं पिछले, आप देख सकते हैं बीमार रिपब्लिक जो साल है जर्मनी में 1919 से लेके 1953 तक ये चला था, ठीक है, ये बीमार रिपब्लिक था। और बीमार रिपब्लिक जो था, जब कहीं का राजा का शासन हटा तो वहाँ पे डेमोक्रेटिक का स्थापना हुआ, इसी को, और जो असेंबली बना उसी को हम बीमार रिपब्लिक के द्वारा किया गया था, ठीक है, तो इसको नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन क्या है? ये जर्मनी में हुआ था। जब देखिए जर्मनी का जब सब कुछ ले लिया तो जाहिर सा बात है उसमें आर्थिक मंदी आएगा। जब किसी चीज का दाम बढ़ जाता है और हमारे पास और पैसा का मूल्य कम हो जाए, मतलब सीधा सा है, गुड्स का दाम बढ़ जाए, ठीक है, गुड्स का दाम इंक्रीज हो जाए मान लेते हैं, ठीक है, और आपके पास पैसा जो है, मनी जो है लेस रहे, नहीं रहे, कम के बराबर रहे, मतलब गुड्स का दाम बढ़ गया, आपके पास खरीदने के लिए नहीं है, उसी को हाइपर इन्फ्लेशन, मतलब चीज़ों का दाम बढ़ जाता है। आर्थिक मंदी आया था जर्मनी में, ठीक है। इतिहास में इकोनॉमिक्स में एक बात है कि E बराबर E एक फार्मूला है। इकोनॉमी अगर अच्छा होगा, इकोनॉमिक गुड, तो एम्पायर भी गुड होगा, राजा अपने आप अच्छा हो जाएगा। मतलब सीधा सा बात है कि पैसा जितना ज़्यादा आएगा शासन उतना अच्छा ऑटोमेटिक हो जाएगा। मनी का अगर इकोनॉमी जितना ज़्यादा बढ़ते जाएगा आप उतना अच्छा राजा बनते जाएंगे, आपके पास उतना ज़्यादा पावर आते जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको अपना अच्छा राजा एम्पायर बनना है तो आपको अपने इकोनॉमी को बहुत अच्छा करना पड़ेगा। इकोनॉमी अच्छा तो ऑटोमेटिक एक एम्पायर आप, ये इकोनॉमिक्स में ये दिया गया है, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। अब हाइपर इन्फ्लेशन क्या हुआ जर्मनी में? जब जर्मनी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे हारा तो उसका सब कुछ ले लिया कौन? एलाइड पावर। जब एलाइड पावर ले लिया तो जर्मनी के में 1923 में आर्थिक मंदी आया, पर आर्थिक मंदी आ गया, और आर्थिक मंदी आने के बाद जो एलाइड पावर था, ठीक है, जिन्हें क्योंकि ये लोन भी लिया था, तो एलाइड पावर लोग जो बोला क्यों आया, देखिए सबसे पहले तो पहला पॉइंट, जो एलाइड पावर था वो बोला कि रीपेमेंट करो, रीपेमेंट ऑफ लोन, ठीक है, रीपेमेंट ऑफ लोन इन गोल्ड, पहला पॉइंट हो गया ये, रीपेमेंट ऑफ लोन इन गोल्ड। मतलब बोला कि लोन तो देना है पर गोल्ड में देना है, क्योंकि जब जर्मनी जब हारा था तो वो लोन लिया था एलाइड पावर से,
तो बोला कि भैया गोल्ड पेमेंट तो देना है, लोन तो देना है, पर गोल्ड में देना है। दूसरा है, जर्मनी में एक रिसोर्स था, ठीक है, रूर। बोला कि ये मतलब जैसे जितना भी फैक्ट्री था ये रूर में था, बोला इसको भी दे दो। इसको भी वो ले लिया, कौन, एलाइड पावर लोग ले लिया। ठीक है, नोट करिए इसको। सी नंबर। अब देखिए, आर्थिक मंदी आने का एक और कारण था। चौथा जो पॉइंट लिखने जा रहे हैं, ओवर, सी नंबर, सॉरी तीसरा पॉइंट, ओवर प्रिंटिंग ऑफ करेंसी। ठीक है, ओवर प्रिंटिंग ऑफ करेंसी। एक मिनट, ओवर प्रिंटिंग ऑफ करेंसी। ठीक है, अब क्या हुआ ना, ओवर प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, अच्छे से दिख रहा होगा आपको, ओवर प्रिंटिंग करेंसी। ओवर प्रिंटिंग ऑफ करेंसी मतलब पैसा खूब ज्यादा छाप दिया। और आप जानते हैं कि नोट भी जो छपाता है, जितना गोल्ड जमा करना था होता है उतना ही छाप सकते हैं। जर्मनी में जैसे उसको उदाहरण के तौर पे समझिए, मान लेते हैं कि इतना ये आलू है, मान लेते हैं, ठीक है, और कोई एक आदमी है, उसके पास मान लेते इतना रुपया है, तो मान लेते 10 रुपया में इतना आलू वो खरीद लिया, ये एक आदमी के पास। अब यही 10 रुपया 4 आदमी के पास हो जाए, पहले तो ये 10 रुपया इसके पास पैसा ज्यादा था और आलू का रेट कम था, मान लेते हैं 10 रुपया में 40 किलो आलू खरीद लिया। अब 10 रुपया में 40 किलो आलू एक आदमी के पास, अब चारों आदमी के पास पैसा है, ये 10 रुपया चारों के पास है, तो रुपया का मूल्य तो गिरा, और ये बेचारे के पास इतना ही आलू है, इसका मूल्य तो बढ़ जाएगा, बोलेगा हम लो कितना में, हम लेंगे। तो इसी तरह से ज्यादा रुपया छापने से क्या हुआ कि सबके पास पैसा आ गया और सामान का मूल्य बढ़ गया, रुपया का मूल्य घट गया। क्लियर है, इसीलिए हम यहाँ पे लिखे हैं ओवर प्रिंटिंग ऑफ करेंसी। चौथा पॉइंट, डी नंबर, वैल्यू ऑफ मार्क। MARK। अब बोलिएगा मार्क, ये करेंसी है, ये आपका करेंसी है, करेंसी ऑफ, यहाँ पे तो एक मिनट, ये जो है करेंसी है, करेंसी ऑफ जर्मनी। ये जो है जर्मनी का करेंसी है। अब ऐसा हुआ कि अब ऐसा हो गया कि भारत का यानी कि $1 बराबर उस समय 24 बिलियन था, या आप मिलियन बोल सकते हैं, ठीक है, डॉलर। मतलब ऐसा हुआ कि मतलब डॉलर हम तुलना कर रहे हैं डॉलर से, उसी तरह से जर्मनी का मुद्रा मार्क था, यानी कि $1 का मतलब 10,000 करोड़ हो चुका था, इतना ज्यादा करेंसी का मूल्य घट चुका था। मतलब अपने भारत का मान सकते हैं कि $1 अभी 70 रुपया के बराबर है। तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं कि जर्मनी का मुद्रा क्या हुआ था, $1 बराबर 1 रुपया, मतलब रुपया का मूल्य बढ़ गया था और डॉलर का मूल्य कम हो गया था। इस कारण से जो है जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन आया, मतलब आर्थिक मंदी आया। कब आया? 1923 में। अगर आपसे पूछेगा कि 1923 में जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन क्यों है, आर्थिक मंदी क्यों है, तो ये 4 पॉइंट लिख देना है कि जो एलाइड पावर थे, जो जीते थे पहला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उन्होंने जर्मनी से बोला कि मैं लोन चुकाओ, तो और भी गोल्ड में पैसा मांगे। दूसरा बोले कि रिसोर्स रूर, जो जर्मनी का जगह था रूर, उसको भी ले लिए। तो उसके बाद ओवर प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, जितना भी करेंसी था सबको छापना मतलब पूरा छापना शुरू कर दिए और दाम का मूल्य घट गया। आप एक मानक हिसाब से पैसा छाप सकते हैं। उसके बाद हो गया कि वैल्यू ऑफ मार्क का कीमत जो है एकदम डाउन हो गया, और जिसके कारण सामान का मूल्य बढ़ गया। यही आप इसको लिख लीजिए, नोट कर सकते हैं।
अब क्या हुआ कि जब जर्मनी आर्थिक मंदी में था, जनरल डिप्रेशन में, मतलब आर्थिक मंदी में था, तो सेवियर था, मतलब जो मित्र राष्ट्र था उसका मदद करने के लिए आया, जिसमें अमेरिका शुरू से पैसा वाला था। तो अमेरिका बोला कि ठीक है अपना मदद करेंगे। अमेरिका को मदद करने गया और खुद ही जो है वो ग्रेट डिप्रेशन में चला गया, मतलब आर्थिक मंदी में चला गया। 1929 में वो आर्थिक मंदी में चला गया, ठीक है, 1929 में। और वो क्या बोला जर्मनी से, जर्मनी को बोला कि हम जो तुमको लोन दिए हैं, अमेरिका ही लोन दिया था जर्मनी को, वो हमको रीपेमेंट करो, जल्दी से पैसा रीपेमेंट, मतलब मेरा पैसा को वापस लौटाओ। इससे क्या हुआ, इफेक्टेड ग्लोबल, ठीक है, इफेक्टेड ऑफ ग्लोबल, पूरा विश्व प्रभावित हो, क्योंकि अमेरिका शुरू से मजबूत रहा है, और अमेरिका प्रभाव, अगर अमेरिका में आर्थिक मंदी आएगा तो पूरे वर्ल्ड में आएगा। सबसे पहले क्या हुआ कि जो जर्मनी था, जर्मनी वो तो खैर पहले से ही कंगाल था, उसको छोड़ के बाकी जितना भी देश था सबको प्रभाव पड़ेगा ना। जब वर्ल्ड, जो मजबूत देश कमजोर होगा तो सब पे प्रभाव पड़ेगा। और जो यूएसए था, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट जो अमेरिका था, उसका जो था एक वॉल स्ट्रीट था, जिसको हम लोग शेयर मार्केट बोलते हैं, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, ठीक है, वो गिर गया। गिर गया मतलब नीचे नहीं गिर गया, रोड के पास गिर गया, मतलब होता है ना, आप लोग सुनते होंगे कि शेयर मार्केट में निफ्टी गिरा, ये बढ़ा। तो ये वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो था अमेरिका का बहुत मजबूत था, वो गिर गया। मतलब शेयर मार्केट में जो पैसा लगाते हैं हम लोग, तो ये था अमेरिका का सबसे बड़ा है, आज भी अमेरिका जो है मजबूत है, शुरू से रहा है। तो ये जो है कम आ गया। ये जब वॉल स्ट्रीट, जब शेयर मार्केट गिरेगा तो देश का इकोनॉमी ऑटोमेटिक गिरेगा। तो ये कारण था। अमेरिका आर्थिक मंदी में चलने जाने से क्या हुआ, पूरा विश्व प्रभावित हुआ। और ये तो पहले से था, जर्मनी तो पहले से था, इसको छोड़ के बाकी सब प्रभावित हो गया, ये तो पहले से ही था, इसको नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं कि जब इफेक्ट क्या हुआ, प्रभावित अमेरिका में जब आर्थिक मंदी आया तो सबसे पहले वहां का जो नेशनल इनकम था, ठीक है, वहां का जो नेशनल इनकम था वो हाफ हो गया, ठीक है। जाहिर सी बात है, इकोनॉमी जब गिरेगा तो इनकम भी हाफ हो जाएगा। दूसरा था इंडस्ट्री वेयर शट डाउन, इंडस्ट्रीज शट डाउन, इंडस्ट्री बंद पड़ गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट, इंडस्ट्री शट डाउन हो गया, ठीक है। एक मिनट, एक्सपोर्ट जो कर रहा था, जब हमारे यहाँ उत्पादन होगा नहीं तो एक्सपोर्ट क्या कीजिएगा, तो एक्सपोर्ट जो है वो रिड्यूस हो गया। मतलब जो हम लोग माल, कैसे माल होगा नहीं तो बेचेंगे कैसे, उत्पादन था ही नहीं, आप जब कुछ उत्पादन कर ही नहीं रहे तो देंगे क्या, एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे आप जब फैक्ट्री बंद हो जाएगा, ठीक है। देखिए हुआ क्या, इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड स्ट्रीट एक्सचेंज में क्या हुआ कि यूएसए में जब आर्थिक मंदी आया तो यूएसए प्रभावित तो होगा, पूरा वर्ल्ड प्रभावित था। यूएसए में क्या हुआ, पीपल स्टार्ट विड्रो, लोग पैसा निकालने लगे। तो इसको समझिए, इफेक्ट ऑफ वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या हुआ, इफेक्ट ऑफ, मतलब जब यूएसए का ये आउटकम बता रहे हैं, जब वहाँ पे आर्थिक मंदी आया तो सबसे पहले लोग अपना बैंक से पैसा निकालने लगे, पीपल स्टार्ट विड्रो, लोग पैसा निकालने लगे। दूसरा है नेशनल इनकम हाफ हो गया, ठीक है, नेशनल इनकम आधा हो गया। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं फैक्ट्री शट डाउन हो गया। जब फैक्ट्री शट डाउन हो जाएगा तो क्या होगा, एक्सपोर्ट रिड्यूस हो गया, मतलब आप बेच ही नहीं पाएंगे, कहीं पे सामान ही नहीं होगा तो बेचेंगे कौन सी। फिर क्या हुआ, इसको हम ऐसे लिखे हैं कि जब अगर शट इंडस्ट्री बंद हो गया तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, नौकरी नहीं मिलेगा, कहाँ से जॉब आएगा, जब अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो नौकरी नहीं आएगा, नौकरी नहीं होगा तो इनकम नहीं होगा, और इनकम नहीं होगा तो मनी नहीं आएगा, मनी नहीं आएगा तो आप गुड्स खरीद पाएंगे, नहीं खरीद पाएंगे। वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्री अगर बंद होगा तो एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं होगा तो इनकम नहीं आएगी, इनकम नहीं आएगा तो पैसा नहीं होगा लोगों के पास, पैसा नहीं होगा तो सामान नहीं खरीद पाएंगे। तो ये है, इसी को हम लोग
ये जो तरीका है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग, अगर कोई पूछेगा तो इसी को हम ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं, या कॉल्ड लिख सकते हैं आप, कॉल्ड कहलाता है। अगर पूछा कि ग्रेट डिप्रेशन किसको कहते हैं, आर्थिक मंदी, तो ये आप बोलेंगे कि इंडस्ट्री बंद तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं तो इनकम नहीं, इनकम नहीं तो पैसा नहीं, पैसा नहीं तो गुड्स नहीं खरीद पाएंगे, वन बाइट। तो ये प्रभाव था अमेरिका में, इसको नोट कर लीजिए। अब क्या हुआ कि जर्मनी में जो था इफेक्ट क्या हुआ, आर्थिक मंदी का जर्मनी में भी प्रभाव पड़ा। सबसे पहले क्या हुआ, इंडस्ट्री रिप्रोडक्शन, जर्मनी का जो प्रोडक्शन था इंडस्ट्री का वो रिड्यूस हो गया, मतलब कम हो गया। दूसरा था अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब वहाँ पे नौकरी नहीं रहा, बहुत लोगों का नौकरी भी उसमें चला गया, ठीक है। और जो लोग कर रहे थे उसको कम, आधा सैलरी मिल रहा था। उसके बाद जब आप देखिए, जब इंडस्ट्री बंद हो गया तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ तो क्रिमिनल एक्टिविटी, लोग जो है चोरी चमारी करना शुरू कर दिया, रोजगार नहीं तो वो करेंगे, लूटपाट करना शुरू कर दिया, जिससे क्या हो गया कि लोगों में डर हो गया, पीपल इन फेयर, लोग डरने लगे। उसके बाद फिर स्मॉल बिजनेस रिड्यूस, मतलब जो छोटा व्यापारी लोग था वो लोग जो भी जो सेल्फ एम्प्लॉय था वो लोग भी जो है अपना व्यापार को कम करने लगा, ठीक है ना। तो पूरी प्रभावित पड़ा, जब आर्थिक मंदी जब आया तो पूरे सब पे प्रभावित पड़ा, ठीक है। एक पॉइंट और भी है, एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर जो था, ठीक है, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स रिड्यूस, जो फसल वगैरह था, ठीक है, वो सब भी कम होने लगा। तो ये 6 पॉइंट है, आप इसको लिख सकते हैं। और यही आपको जब पूछ दिया है कि इफेक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी में आर्थिक मंदी जो आया तो क्या प्रभाव पड़ा, तो कितना प्रभाव पड़ा, इसको आप लिख सकते हैं। क्या हमें लगा कि जो इफेक्ट ऑफ ग्रेट जर्मनी का है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रिड्यूस हो गया, दूसरा है कि अनएम्प्लॉयमेंट था, तीसरा है कि क्रिमिनल एक्टिविटीज, मतलब जो अब मान लेते हैं अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो लोग लूट मार करना शुरू करेगा ही, और फिर पीपल इन डर फियर, लोगों में डर भी होगा, और फिर चौथा है स्मॉल बिजनेस रिड्यूस, जो छोटा व्यापारी लोग था उन लोग का बिजनेस कम हो गया। फिर जो एग्रीकल्चर डिक्लाइन, मतलब जो एग्रीकल्चर का जो फसल था, मान लिया किसान लोग है, किसान लोग पे दुनिया चल रहा है, तो किसान लोग का जो फसल रेट है उन लोग को सही नहीं मिलने लगा, उत्पादन होता था लेकिन पैसा सही नहीं मिलता था। तो ये सारा प्रभाव जो था जर्मनी में हुआ। अब इससे यहां तक हो गया, इसको नोट करिए, आगे बढ़ रहे हैं। अब जब जर्मनी में आर्थिक मंदी आया तो जो बीमार रिपब्लिक था वो लोगों का विश्वास खो चुका था, मतलब जो जर्मनी के लोग थे उसका भी ये विश्वास खो चुका था, क्योंकि जर्मनी के लोग ये बात जानते थे कि ये जो था गलत साइन करवाया था। इसको नवंबर क्रिमिनल्स इसलिए कहा था क्योंकि ये सारा चीज़ मान लिया था एलाइड पावर का। इसका जर्मनी के लोगों का कहना था कि और भी लड़ सकते थे हम लोग। उसके बाद क्या होता है कि वहाँ का जो राजनीति होता है वो पूरा तरह से बेकार हो जाता है, सिस्टम जो होता है, एम्पायर जो होता है क्लोज हो जाता है, पूरा तरह से खराब हो जाता है। और फिर यहाँ पे शुरुआत होता है राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, मतलब तानाशाह का रूल चालू होता है, और एंट्री होता है हिटलर का, हिटलर इन जर्मनी, जर्मनी में हिटलर का आगमन होता है। तो अभी तक आप यहाँ तक पढ़े, अगले क्लास में हम जर्मनी कैसे अपने को इस्टेब्लिश करता है ये हम जानेंगे, ठीक है। वर्ल्ड वार के बाद जो है, वर्ल्ड वार के बाद जर्मनी को कैसे बैक लाते, कम बाउंस बैक करता है हिटलर, वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहीं तक रहने देते हैं। ऑनेस्ट एक नॉर्मल सा वर्ड है, और ये जिंदगी का मंत्र सिखाता है कि अपने जीवन में काम के प्रति, अपने दोस्त के प्रति, जो आपका साथ दिया है उसके साथ कभी, उसके साथ हमेशा ईमानदारी रहिए, और दुनिया में जो आपको मदद किया है दुख की घड़ी में उसका हमेशा आप कितना भी बड़ा बन जाए लेकिन जो आपको हमेशा हेल्प किया है उसका आप हमेशा मदद के लिए तैयार है, वो चीज़ कभी कभी भूलिए नहीं, ठीक है। ठीक है, तो इसी के साथ फिर हम अगले संडे फिर आगे लेके आएंगे हिटलर, राइज ऑफ द हिटलर, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।